हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग फिर से जो है सीटेट के पेपर का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है हम एनालाइज कर रहे थे, है ना। जो हमारे आने वाले सीटेट का दिसंबर के एग्ज़ाम्स जो है आने वाला है ना। तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है एक, और ये टोटली जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये जो है आज हम लोग जीएस का पेपर को जो है हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, पेपर 2 का, है ना, सोशल साइंस का, है ना। तो चलिए आज हम लोग 30 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, है ना। तो देखते हैं, आज एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध से गलत है ना। तो लोकतंत्र के संबंध में से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है ना। तो कौन सा गलत है, तो वो जो है देखते हैं। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो ऐसा नहीं है, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। और ये गलत ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर बोला जा रहा है कि अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। तो कौन सा कानून बना था, है ना। तो कौन सा बना था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन, या घरेलू हिंसा, या फिर यौन प्रताड़न। तो यह जो है घरेलू हिंसा जो है यह बना था, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है 63 नंबर। 63 नंबर में बोला जा रहा है कि आपका कि संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है ना। तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है संचार माध्यम के संदर्भ में। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है ना। उसके बाद है संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है ना, या फिर विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, या फिर जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं, है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थर्ड बोल रहे हैं, इसका जो है सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप जो है वो नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर। 64 नंबर में बोला जा रहा है कि संचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। विज्ञापन का मूल्य जो है निर्भर होता है किस पे, है ना। तो बड़े व्यापारिक घराने पर, या फिर कंपनी क्षेत्र पर, या फिर चैनल की लोकप्रियता पर, या फिर दर्शकों की मांग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया चैनल जो होता है उसके चैनल की लोकप्रियता के आधार पर जो है उसको विज्ञापन का मूल्य निर्भर करता है ना। नेक्स्ट है 65 नंबर। 65 नंबर में बोला जा रहा है कि जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। आवश्यक जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। या फिर दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है ना। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है जो है ना। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट गलत है और सेकंड जो है वो हमारा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में एक और दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो दोनों विकल्प हैं, उसमें सही विकल्प का चयन करना है ना। तो कौन सा है,
फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। उसके बाद है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो ये जो है गलत है ना, ये नियंत्रित नहीं करती है। तो यानी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड जो है वो गलत है। फर्स्ट गलत है बोला जा रहा है, ये तो नहीं होगा। फर्स्ट और दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट सही, दूसरा गलत है। ये जो है हमारा आंसर थर्ड जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 67 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब कोई जो है नियमावली सही नहीं होगा तो वो जो है उसे रद्द किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा, है ना। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए कानून नहीं बना सकता है। बिल्कुल सही बात है, सॉरी मतलब गलत बात है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें भी जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट 68 नंबर, है ना। तो इसमें है, इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो पहला देखते हैं कि राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये तो बिल्कुल जो है गलत स्टेटमेंट है ना। आगे देख लेते हैं। राज्य धर्म और एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। ये तो सही है ना। उसके बाद है भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं है। ये भी सही स्टेटमेंट है ना। उसके बाद है राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो है कोई भी सरकारी संस्थाएं ने जो है वो धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं करती है ना। नेक्स्ट है 69 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। भारतीय राज्य की सरकार जो है वो किस प्रकार की है ना। तो यह जो है अध्यक्षात्मक सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार है, साम्यवादी सरकार है या फिर पूंजीवादी सरकार। तो हम सभी को पता है हमारे भारत में जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 71 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि उनतीस मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो किसको लटकाया गया था, तो वो जो है कौन थे, हमारे भगत सिंह, है ना। भगत सिंह को जो है फांसी पर लटका दिया गया था बैरकपुर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि 72 नंबर में बोला जा रहा है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका पहला ऑप्शन है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राप्त जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है ना। दूसरा, इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा, है ना। या फिर थर्ड है, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। उसके बाद है कंपनी का दावा था कि उसकी सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है
फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इसमें बोला जा रहा है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं, है ना। किस समूह के में जो है वो चारों ओर छल्ले हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि शनि नेपच्यून मंगल, शनि शुक्र नेपच्यून, शनि शुक्र मंगल या शनि बृहस्पति यूरेनस। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है शनि बृहस्पति और यूरेनस में जो है क्या है कि चारों ओर जो है छल्ले हैं, है ना। उसके बाद है 74 नंबर में बोला जा रहा है कि पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, है ना। तो क्या है सही विकल्प, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है ना। ये तो सही है ना। उसके बाद है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ये भी सही है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। उसके बाद है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड जो है क्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में बोला जा रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी से जो है चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता, इसलिए ये तो गलत बात है ना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता और केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, ये भी गलत बात है ना। उसके बाद है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है ना। उसके बाद है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है ना। तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूराल पर्वत अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत जो है किसको किसको अलग करता है, तो वो जो है किसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है ना, यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बोला जा रहा है कि भूपर पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है अधिक केंद्र कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 78 में बोला जा रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। तो कौन सी जो है वो आदर्श है, तो वो जो है संताप मंडल जो है आपका सबसे आदर्श और उपयुक्त माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो वो जो है कौन है, पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी या सूर्य तपन या फिर सौर विकिरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सौर विकिरण से ही जो है ताप निर्भर करता है ना। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ना। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है ना। या फिर अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है ना। ये भी गलत बात है ना। थर्ड है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 81 नंबर में बोला जा रहा है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो वो जो है कौन सा है? शिलांग सिलचर ऑप्शन नंबर 4 जो है मनाली लेह का जो है वो सबसे ऊंचा जो है सड़क मार्ग है ना। उसके बाद है 82 नंबर। 82 नंबर में आपको बोला जा रहा है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना है ना। तो दूसरा बोला जा रहा है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। तीसरा बोला जा रहा है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण। या फिर चौथा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार पर निर्माण करना है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना जो है ना। 83 नंबर है। 83 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो किसको काला सोना कहा जाता है? तो यह जो है कोयले को जो है काला सोना कहा जाता है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा, पोखरण, कलपक्कम या तारापुर। तो कौन सा नहीं है? तो ये पोखरण जो है ये नहीं है ना। उसके बाद है निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को शिल्पा के नाम से जाना जाता है ना। मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो वो जो है आपका मेक्सिको है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 86 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है मारुति उद्योग लिमिटेड, दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर सुधा डेयरी है ना। तो कौन सा आएगा? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ग्राम सभाएं जो होती है वो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो वो देखते हैं। तो कौन सा है? फर्स्ट है सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। दूसरा है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है ना। तीसरा है यह जिस जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। या फिर ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा है ना। नेक्स्ट है 88 नंबर। 88 नंबर में बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए है ना। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है ना। या फिर दूसरा है लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसका जो है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना। यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही और फर्स्ट गलत किस में है? तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
89 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो कौन सा है, तो वो केसर सागा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है उसका राष्ट्रीय ग्रंथ है। नेक्स्ट है 90 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि पटवारी लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में 1 और 2, इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमिका का अध्ययन लेखा जोखा रखता है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। उसके बाद है पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थे आज के हमारे 30 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पेपर 2 के जीएस का जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन थे, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आने वाले सीरीट एग्जाम्स में, है ना। तो इसका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि टोटल जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ही रिपीट किए जाते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस और आपको मिल सके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।